Hi children, all are okay? Good. Take care of yourself. Children, in the previous sessions we have read about the Idylls of Petrelini, in which we read about the rule of succession. Accordingly, the eldest son, was to be the heir of the throne, or in daily life he used to get all the rights which were used by his father. And then the next point was rules of marriage, in which we read two types of marriages, endogamy and exogamy. विवाह के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें उसके दो प्रकार बताए गए, अंतर्विवाह और बाहिर्विवाह, जिसका वर्णन आपको पीछे सेशंस में विस्तार से दिया जा चुका है। अगला टॉपिक था स्त्री का गोत्र, गोत्र ऑफ वुमेन, इन विच इट वाज मेंशन अबाउट द वुमेन दैट शी यूज्ड टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय हर हस्बैंड्स गोत्र आफ्टर हर मैरिज। स्त्री के गोत्र से संबंधित बातें आपने सुनी, जहां ये बताया गया था कि विवाह के बाद कन्या को अपने पिता का गोत्र त्याग कर पति के गोत्र से अपने आप को परिचित कराना पड़ता था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज का टॉपिक है समाज से रिलेटेड, कि किस प्रकार समाज में विषमताएं आ गई। तो आज का हमारा टॉपिक है सोशल डिफरेंसेस। हमारा आज का टॉपिक है सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक विषमताएं। इन दिस चिल्ड्रन यू मस्ट बी नोइंग that the early Vedic Aryans, they divided the society into 4 varnas. वैदिक आर्यों ने क्या किया, उन्होंने समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया, 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ग माने जाते थे और शूद्र उस वर्ग के निम्न स्तर पर माने जाते थे। एंड दिस ऑर्डर वॉज डिटरमाइंड बाय बर्थ, और ये वर्ण के जो 4 विभाजन किए गए, ये जन्म के आधार पर निश्चित किए गए थे। अर्थात जन्म जिस व्यक्ति का जिस वर्ण के घराने में होता था, वह व्यक्ति उसी वर्ण का माना जाता था। ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले बच्चे को ब्राह्मण वर्ग का ही माना जाता था। Under this topic is for this the right occupation. इस टॉपिक सामाजिक विषमताएं में पहला टॉपिक सब टॉपिक है द राइट ऑक्यूपेशन, उचित जीविका। Under this, children, it was that according to the Dharma Sutra, an ideal occupation was according to the varnas. उचित जीविका के अंतर्गत एक आदर्श प्रकार से जीवन व्यतीत करना या अपनी जीविका अर्जित करना, यह वर्णों में विभाजित थी। अर्थात चारों ही वर्ण, all the 4 varnas, Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, they used to earn their living in different ways. Now we'll discuss over it. The first is the upper class known as Brahmins. So what did they do? They used to be teachers, priests, they used to perform yagnas, they used to receive gift, and even they used to give gift or donation to the people. इस प्रकार ब्राह्मण, जो समाज के उच्च वर्ग के अंतर्गत आते थे, इनके जीविका का साधन यज्ञ करवाना, पुरोहित के काम करना, धर्म संबंधी सारे संस्कारों को देने का काम ब्राह्मण करते थे। इसके साथ ही साथ वह दान देते भी थे और भेंट भी ग्रहण करते थे। एंड द सेकंड वाज क्षत्रिय, जो क्षत्रिय वर्ग था।
समाज का द्वितीय वर्ग क्षत्रिय नाम से जाना जाता था। एंड दे वर द रूलर्स, द एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट द पीपल, दे यूज्ड टू स्टडी द वेदास एंड ऑल। मीन्स जो ये क्षत्रिय थे ये प्रशासक होते थे, शासक होते थे, लोगों की सुरक्षा का दायित्व इन पर था, साथ ही साथ ये वेदों का भी अध्ययन करते थे। द नेक्स्ट वॉज वैश्यास। इनका क्या काम था? दे वेर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, दे यूज्ड टू बी ट्रेडर्स, आर्टिशियंस, सच वर्क। दे यूज्ड टू अर्न देयर लिविंग थ्रू सच सोर्सेस। जो वैश्य होते थे ये मर्चेंट होते थे, व्यापारी होते थे। इसके साथ ही साथ ये कृषि कार्यों में भी लिप्त रहते थे, जो इनके जीविका का साधन था। एंड द फोर्थ वॉज नोन एज शूद्रास, द लोएस्ट कैटेगरी of the four varnas. What do? They used to serve the other three sets of varnas. इनका क्या काम था? समाज के जो अन्य प्रथम तीन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना ही इनके जीवन यापन का साधन था। So it is very true that they led a miserable life. They were exploited. समाज में इनका कोई स्थान नहीं था, इन्हें दास के समान इनके साथ व्यवहार होता था, इनका शोषण होता था। So the Brahmins, though they were considered as the upper class, they wanted to maintain their dignity. जो ब्राह्मण थे, जो उच्च वर्ग के माने जाते थे, ये अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाए के रखने के लिए उन्होंने कुछ नॉर्म्स बनाए। The first was that they say that this वर्ण order is a divine origin. मतलब जो ये वर्ण व्यवस्था है ये दैवीय है, ये मनुष्य के द्वारा ये चार वर्ण नहीं बनाए गए हैं, ईश्वर की ओर से है, जन्म से है। So the first was that the वर्ण order was a divine origin. The second was that the Brahmins wanted the rulers to ensure that the rules which were made by them they should be followed by the people. ब्राह्मण चाहते थे कि जो भी नियम बनाए जाएं उस परिप्रेक्ष्य में जो शासक हैं इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति उन नियमों का उल्लंघन ना करे। ये सबसे बड़ी बात होती थी कि ब्राह्मण अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते थे। और तीसरा था कि that they wanted to convince the people that Brahmins are considered as the divine part, they have got the divine rights and they determine the birth. मतलब है कि ब्राह्मण जन्म से ही प्रतिष्ठित हैं, ईश्वर ने उन्हें प्रतिष्ठित स्थान दिया है, उन्हें समाज में प्रतिष्ठा उनकी बनाए रखनी चाहिए, उनको आदर सम्मान दिया जाना चाहिए। Are you clear? Okay. Then the next point is non-Kshatriya kings. The second point is non-Kshatriya kings, a Kshatriya Raja. Just now we have discussed that the Kshatriyas were supposed to be the rulers. But here again there are examples which prove that not only Kshatriyas, anyone according to his ability he can become a ruler. केवल क्षत्रियों को ही राजा बनने का अधिकार नहीं है, हर व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर यह राजगद्दी प्राप्त कर सकता है। So in this we can take some examples. The first example about which you have already read, that the Mauryans, who were they? They were the tribe peacock herders, and what did they do? They established a large empire, expanded the empire. मौर्य साम्राज्य के बारे में आपने पढ़ा है कि मौर्य साम्राज्य विस्तृत था, कुशल प्रशासक थे और ये क्षत्रिय नहीं थे, मौर्य जाति के थे, which was not considered as the upper class or nor they belong to the Kshatriyas, but they ruled efficiently, they ruled over a vast empire.
Then we can take the second example of Shung and Karna dynasty. In this it is said that the rulers of Shung and Karna dynasty, they were Brahmins. They too ruled. And then if you speak about the Shak rulers who had come from Central Asia and they were known as uncivilized people. अगर हम शक शासकों के बारे में चर्चा करें तो वे भी क्षत्रिय नहीं थे. They had come from Central Asia और uncivilized थे, असभ्य थे. उनको असभ्य वर्ड की से परिचित कराया जाता था. But they too ruled. उन्होंने भी शासन किया. And the Shak king Rudradaman, what did he do? He rebuilt the Sudarshan Lake. उन्होंने सुदर्शन लेक का क्या किया? पुनर्निर्माण कराया. Which shows that not only as rulers but they had interest in traditional work too. So children, with these examples you should be clear that it is not only the right of the Kshatriyas that they can become the ruler. The main thing is that the person should have the ability, he should get the support of the people, and the third thing is he should have the resources by which he can rule over the empire. Then we can say that Gautami Putra Shatkarni, you must have heard the name. Even he was a Brahman. And you know, he challenged the Kshatriyas, the pride of Kshatriyas. उन्होंने challenge किया that not only the Kshatriyas but anyone who has all these abilities, he can become a ruler. Are you clear? One more point. It is said that the previous session you have heard that the marriages, the endogamy and exogamy, the Brahmins, they were supposed to follow exogamy. उन्हें बहिर्विवाह के अंतर्गत उन्हें विवाह करना पड़ता था. अपने कुल में या अपनी जाति में से ही संबंधित ये विवाह नहीं करते थे. लेकिन सातवाहन वंश के राजा ने किया. He followed. What did he do? The marriage according to endogamy system. उन्होंने अंतर विवाह किया, बहिर्विवाह नहीं किया. तो ये भी जरूरी नहीं था कि जो ब्राह्मणों के द्वारा नियम बनाया जाए उसका 100% पालन किया जाए. And then the third topic is jatis and social mobility. Next topic is जातिस एंड सोशल मोबिलिटी. जाति और सामाजिक गतिविधियां. See children, it is said that according to the Dharma Sutra, the person, the one he belonged to, his occupation should be the same. अगर ब्राह्मण परिवार में जन्म उस बच्चे का हुआ तो वह ब्राह्मण धर्म के अनुसार ही काम करेगा. वह पूजा पाठ करवाएगा, धार्मिक कृत्यों का आयोजन करवाएगा, यज्ञ करवाएगा. और धर्म सूत्र के आधार पर वह क्षत्रियों का कार्य नहीं कर सकता. हालांकि आपने अभी एग्जाम्पल सुना दैट दे टू हैड बिकम अ ग्रेट रूलर्स, दे एक्सपेंडेड द एम्पायर, बट इट वाज सेड दैट दे विल डू द वर्क अकॉर्डिंग टू द Varnas. But children, there was a change in the 3rd century BC. इस सिस्टम में तीसरी सदी ईसा पूर्व में परिवर्तन आया, थोड़ा लचीलापन देखा गया. And in that it was mentioned in the Buddhist text that even the Kshatriyas and the Vaishyas, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण के लोग भी कुम्हार का काम करते थे. Even they used to prepare garland, even they used to prepare the reeds. So it is not that they were doing such work so they did not maintain the social status. ऐसा नहीं कि क्षत्रिय और वैश्य होने के साथ अगर इन लोगों ने इस प्रकार के काम किए, which was the time of the need, वो उनके समय की मांग थी. Because it's very clear that each of the Kshatriya cannot become a ruler. Each of the Kshatriya cannot become a soldier. So according to the demand of time, we have to do something to earn our living. अगर हम क्षत्रिय हैं और हम राजा नहीं हैं, सैनिक नहीं हैं, तो क्या हम बिना काम किए अपना जीवन व्यतीत कर सकते
हैं, अपनी जीविका अर्जित कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो इट मीन्स द वर्क विच वी विल डू, इट विल नॉट बी क्वेश्चन as a social status. They had done the work because it was the demand of time. So in the same way, children, what had happened? These people, they worked according to the need. And according to that sutra, we have got 4 varnas. But what had happened? Time passed and we know only 4 varnas were there, but there were number of jatis. Now the name which you have got. There were number of jatis. What had happened in that? It is said that if there was a major change in their occupation or in their residence of the person of particular work, what had happened? A new subclass emerged. For example, Nishad, those who were living in forest, or the goldsmith, सुनार, इनको किसी भी वर्ण में सम्मिलित नहीं कर पाया गया. So what had happened? What happened? A new jati was classified. But they did not. They were not counted as one of the varnas. So these people classified a jati. And then one more example. It is said that in the 5th century, on the stone inscription in Mandsaur, which is in Madhya Pradesh, the inscription tells that the guild of silk weavers who used to earn their living through weaving silk, but they too had traditional interest. उनमें भी संस्कृति के प्रति मोह था. So what did they do? They constructed a large temple with their own earning. उन्होंने अपने ही पारिश्रमिक से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया. So it is said that if a person has the ability, along with his own source of income, the livelihood which he is following to, he can be inclined in other work also. ये जरूरी नहीं है कि एक कुम्हार केवल कुम्हार का काम करे, शायद उसमें अन्य योग्यताएं भी हैं जिससे वह अपनी जीविका चला सकता है. So this should be very clear that when the time changed, जब समय में परिवर्तन आया तो लोगों ने अपने वर्ण से हटकर, वर्ण से संबंधित व्यवसाय से हटकर भी अपनी योग्यता के आधार पर अपनी जीविका अर्जित की. Are you clear? Then comes the next, beyond the varnas. Our 4th topic is beyond varnas. Means 4 वर्णों से परे. The beyond. How many varnas we have? 4 varnas. We have 4 varnas. So beyond the 4 varnas also there was something. There were people in the society. So children, it is said that the people, those who were not according to the Brahminical ideal, they were considered as uncivilized people. They were considered as odd, or you can say like animal-like people. जो इन 4 वर्णों के अंतर्गत नहीं आते थे, उन्हें समाज में असभ्य कहा जाता था, पशु तुल्य कहा जाता था और विचित्र व्यक्ति कहा जाता था, क्योंकि उन पर उन ब्राह्मणों के बनाए हुए नियम लागू नहीं होते थे. They did not follow, they hardly care about it. For example, we can take the example of Eklavya, about whom it is mentioned even in the Mahabharata. You must be knowing about Eklavya. All must be knowing. So he also belonged to the Nishat.
Clear? And the second example is about the nomadic pastoralites. जो यायावर पशुपालक होते थे, वे ऐसा नहीं कि वे क्षत्रिय थे या ब्राह्मण थे, पशुपालक थे. They led a nomadic life. विचरण करते थे, साधारण सा जीवन व्यतीत करते थे. एंड इवन दे वर नॉट नोइंग अबाउट संस्कृत, दे वर नॉट संस्कृत स्पीकिंग पीपल. उनकी भाषा संस्कृत नहीं थी, बट दे शेयर्ड द आइडियाज. उन्होंने अपने विचारों का आदान प्रदान किया, अपने ओपिनियंस दिए, विच इज ऑल्सो मेंशन इन महाभारत, जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है. So children, in all these, under this social differences, topic A, B, C, D, all deals with what? With varnas. इन चारों में हमने क्या देखा कि जो चार वर्णों में समाज विभाजित था, उससे हटकर भी लोग थे. उस व्यवसाय के अलावा भी लोगों में योग्यता थी, जिसका उन्होंने प्रमाण दिया. ऐसा नहीं कि ब्राह्मण केवल यज्ञ करवा सकता है, क्षत्रिय केवल शासक बन सकते हैं, या व्यवसायी एक वैश्य के अलावा, व्यवसाय के अलावा, खेती करने के अलावा उसे किसी बात का ज्ञान नहीं. ऐसा बिल्कुल नहीं था. इवन द शूद्रास, of course they were at the last category of the society, but they had abilities. Am I clear, children? I hope the topic is clear to you, children. Please go through the points. Thank you, class. Have a nice day.